टुडे न्यू स्टोरी रीबॉर्न फॉर यू माई लव एपिसोड 125। एक सुनसान सड़क पर भागती हुई एक लड़की जिसकी उम्र 23 साल थी, उसके चेहरे के घाव और उथली हुई मांसपेशियों से वो 30 साल से भी ज्यादा की लग रही थी। वो लड़की लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश कर रही थी, पर उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों की हड्डी टूट चुकी हो। भारी दर्द में भी वो भागने की कोशिश करती हुई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की के चेहरे पर अनगिनत घाव थे जिनसे खून रिस रहा था। उस लड़की को देख किसी का भी मन उल्टी करने को हो जाता। उसके शरीर से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे वो कितने दिनों से नहाई ना हो। वो लड़की अभी भाग ही रही थी कि एक आदमी ने पीछे से उसके पैरों में एक पत्थर मारा, जिससे वो लड़की लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। और कुछ ही देर में काफी सारे आदमी उसके पास आ गए, जिनमें से एक ने उसकी बालों को पकड़कर उसे उठाया। उस लड़की के शरीर में इतने घाव होने के बाद भी बालों के ऐसे खींचे जाने से उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो आदमी जिसने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर रखा था, उसने गाली देते हुए उस लड़की से कहा, हरामजादी, इतने सब के बाद भी तेरी हिम्मत भागने की थी। अगर बॉस को पता चला तो दोनों पैर काट देंगे तेरे। फिर उसने उस लड़की को बाल से घसीटते हुए जंगल में बने आउटहाउस में ले गए। एक बार फिर वो लड़की उस आउटहाउस में कैद हो गई थी जहां से वो इतनी मुश्किलों से भागी थी। पर पैर टूटा होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकी और जल्दी ही पकड़ी गई। उसने आखिरी समय में भगवान से कहा, हे महादेव, मैंने तो आपको हमेशा दोस्त की तरह माना था, तो आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इतनी बड़ी मिल रही है। इसमें मेरी क्या गलती अगर मैंने प्यार किया और वो इंसान गलत निकल गया। फिर उसने किसी को याद करते हुए कहा, मुझे माफ करना अभी, पर मैं अब और हिम्मत नहीं कर सकती। शायद अब मैं जिंदा ना रह पाऊं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आप पर, आपके प्यार पर भरोसा ना करके एक गलत इंसान पर यकीन किया। मैं अब हार रही हूं, मुझे माफ करना। मैं आपसे किया हुआ वादा शायद ना निभा पाऊं। वो लड़की ये सब कह ही रही थी, उससे पहले ही एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके लड़के की उम्र कोई 24-25 साल रही होंगी। उस लड़के ने लड़की के बालों को पकड़ते हुए कहा, अब वह क्या हुआ स्वीटहार्ट, दर्द हो रहा है? अपने महादेव को याद कर रही हो या फिर अपने लवर को? फिर उस लड़के ने गुस्से में दांत पीसते हुए उसके लड़की के बालों को खींचा और कहा, बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तेरी। भागना चाहती थी, यहां से बचकर जाना चाहती थी, चल दिया तुझे मौका, जा भाग, जितना भाग सकती है भाग। उस लड़के की बात सुन लड़की की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे यहां से बचने का मौका मिलता है तो मैं तुमसे अपने अभी और अपने साथ किए धोखे का बदला जरूर लूंगी। वो लड़की अपने टूटे हुए पैरों के साथ उठने की कोशिश कर ही रही होती है कि वो लड़का उस लड़की के पैर पर अपने पैर रख देता है, जिससे वो लड़की दर्द से चीख पड़ती है। वो दया की भीख मांगते हुए उस लड़के से कहती है, करण प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। उस लड़के ने, जिसका नाम करण था, उसने कहा, ओहो, पर ये तो नहीं हो सकता ना, तुम्हें तो मरना होगा। अब तुम मेरे लिए क्या अपनी जान भी नहीं दे सकती हो? बस इतना ही प्यार करती हो तुम मुझसे? उस लड़की ने कहा, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो एक बार में मार क्यों नहीं देते? क्यों मुझे तड़पा रहे हो? लोग जान की भीख मांगते हैं, मैं तुमसे मौत की भीख मांगती हूँ, मार दो मुझे, मार दो। वो लड़की वापस से उसी जगह पर लेट गई और अपनी मौत का इंतजार करती हुई अब तक अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। करण ने कहा, हाँ बेबी, तुमने सही कहा, मैं भी अब तुमसे खेलते हुए बोर हो गया हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। इतना कह उस लड़के ने लड़की के ऊपर गन तान देता है और कहता है, ठीक है, अब तुम आज से आज़ाद हो। वो लड़की जो पहले से ही मरने की हालत में थी, उसने अपने मन में कहा, महादेव, मुझे यकीन हो गया कि आप कभी मेरे दोस्त थे ही नहीं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे ऐसी सजा मिली? मैंने ये जान लिया कि आप हो ही नहीं। अगर आप होते तो मेरे साथ ऐसा कभी ना होता, मुझे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा कभी ना मिलती। अगर आप होते तो मैं अभी और अपना बदला जरूर लेती, पर आप नहीं हो। वो लड़की ये सब सोच ही रही थी कि गोली चलने की आवाज आई और एक पल में सब कुछ शांत हो गया। वो लड़की जो अब तक भगवान से शिकायत कर रही थी, उसकी सांसें थम चुकी थी, गोली उसके सर को भेदते हुए निकल गई थी। सब कुछ शांत हो गया था, पर उसकी आंखें जो खुली हुई थी उनमें अब भी आग थी, बदले की आग जो सब कुछ जला देने के लिए बेसब्र थी। करण ने वहां खड़े एक आदमी से कहा, इस जगह को जला दो, और ये कह वो वहां से निकल गया, पर लड़की की आंखें अब भी खुली हुई उसे जाते देख रही थी। कुछ देर बाद वो पूरी जगह राख में तब्दील हो गई। एक बड़े से हॉस्पिटल में एक लड़की बेहोश बेड पर लेटी हुई थी कि अचानक ही वो चीखते हुए उठकर बैठ गई। उसकी चीख सुन सब भागते हुए वार्ड में एंटर हुए और उसे चेक करने लगे। वो लड़की पसीने से भीगी हुई थी। वो लड़की आधृति थी जो कि चीखते हुए उठकर बैठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और वो लंबी और गहरी सांसें ले रही थी, जैसे अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आई हो। आधृति ने खुद को शांत किया और अपने आसपास खड़े लोगों को देखा। ये सारे चेहरे उसके लिए जाने पहचाने थे। उसने देखा कि डॉक्टर और नर्स उसे चेक कर रही थी और उसके पापा और उसकी सौतेली माँ चिंता में खड़े थे। आधृति को कुछ समझ नहीं आया, वो तो मर चुकी थी, फिर वो यहाँ कैसे आई? क्या उसे बचा लिया गया था? उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे वो ये समझ सके कि उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर उसे चेक कर वहां से चले गए और उसकी सौतेली माँ और पापा उसके पास आकर बैठ गए।
उसने कन्फ्यूजन से अपनी माँ और पापा को देखा, फिर कहा, ग्रेटर दैन मैं यहाँ कैसे? इससे आगे उसकी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए उसकी माँ ने कहा, ग्रेटर दैन, तुम स्कूल में बेहोश हो गई थी। तुम्हारे स्कूल के किसी आदमी ने हमें बताया कि तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तुम 2 दिन से बेहोश थी और आज तुम्हें होश आ गया। अपनी सौतेली माँ की बात सुन वो लड़की और भी ज्यादा डर गई। क्या वो एक आत्मा बन चुकी है? पर अगर वो मर गई थी तो वो यहाँ क्यों है? इसका मतलब वो जिंदा है। तो उसने ये सपना देखा था, पर उसने उन दिनों को जिया था। एक एक पल उसे अच्छी तरह याद था। उसके साथ हुई जाती, उसे दी गई तकलीफ, उसे सब कुछ याद था। वो दर्द उसने महसूस किया था। तो ये सिर्फ एक सपना कैसे हो सकता था? आधृति की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने अपने माँ पापा से कहा, ग्रेटर दैन, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे आराम करना है। उसके इतना कहते ही उसके माँ पापा उसे रूम में छोड़ बाहर चले गए। उनके जाते ही आधृति ने जल्दी से गेट लॉक कर लिया। वो इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी और आखिर उसे वो मिल ही गया। उसने पास पड़े हॉस्पिटल के कैलेंडर में डेट देखी, जो ये बताने के लिए काफी थी कि वो 5 साल पीछे पहुंच चुकी है। उसने जल्दी से पास लगे मिरर में अपना चेहरा देखा, जो अब पहले की ही तरह सुंदर हो चुका था। उसे अच्छे से याद था, करण ने उसके चेहरे पर अनगिनत घाव दिए थे। बालों को पकड़कर खींचने की वजह से उसके बाल कई जगह से उखाड़ गए थे। जब करण ने उसके चेहरे को अपने जूते तले रौंदा था, तब उसकी एक आंख पूरी तरह डैमेज हो गई थी। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं था। आधृति को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने टूटे हुए पैरों की ओर देखा, जो अब पहले की तरह ही सुंदर और ठीक हो चुके थे। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अपना फोन आसपास ढूंढा और कुछ सर्च करने लगी। जैसे जैसे वो फोन की स्क्रीन पर लिखे शब्दों को पढ़ रही थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। उसने खुद से ही कहा, क्या इसका मतलब मेरा रिबॉर्न हुआ है? वो एक बार फिर खुद को चेक कर लेना चाहती थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसका पुनर्जन्म हुआ है। जब उसे अपने शरीर पर कोई भी चोट नजर नहीं आई जो उसे करण ने दी थी, तो वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि जमीन पर बैठकर ही रो पड़ी। काफी देर रोने के बाद उसने खुद को संभाला और आंसू पोंछते हुए खुद से कहा, मैं अपने साथ हुए हर धोखे का बदला लूंगी, अपनी मौत का बदला लूंगी। मुझे मेरे अभी से दूर करने वाले को मैं उसके चैन, सुकून, खुशियों से दूर कर दूंगी। और अब मैं अपने अभी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। मैं हमेशा हमेशा आपसे, बस आपसे प्यार करूंगी। ये कहते हुए उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल करने के बारे में सोचा, पर अब भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने नंबर डायल किया। उसे अब भी अभिमन्यु का नंबर याद था, पर आधृति एक बार चेक कर लेना चाहती थी कि क्या सच में ये उसका रेबॉन है। अगर है तो अभिमन्यु का नंबर चेंज नहीं होगा। 3-4 रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव की गई और किसी आदमी की बेहद प्यारी आवाज आई, खेलो। आधृति तो आवाज सुन खुद को रोक ही नहीं पाए और फोन को म्यूट में कर एक बार फिर रो पड़ी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, उसे दूसरा मौका मिलेगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु जिंदा है। वो इस बात से बहुत खुश थी। इधर जब अभिमन्यु ने किसी की आवाज नहीं सुनी तो वो थोड़ा झल्ला गया और उसने हल्के गुस्से में कहा, ग्रेटर दैन, जब कुछ कहना नहीं होता तो कॉल क्यों करते हो? अभिमन्यु की गुस्से भारी आवाज सुन आधृति ने जल्दी से फोन म्यूट से हटाया। अभिमन्यु फोन रखने ही वाला था कि उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, हेलो सर। अभिमन्यु इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था। आखिर एक यही लड़की तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ाने की हिम्मत रखती थी। अभिमन्यु कुछ देर शांत रहा। जब आधृति को कोई आवाज नहीं आई तो उसने फोन चेक किया कि कहीं कॉल कर तो नहीं हो गया। उसे तसल्ली हुई कि अभिमन्यु ने फोन नहीं काटा था, तो आधृति ने फिर से कहा, हेलो सर, कैन यू हेयर मी? उसकी आवाज सुन अभिमन्यु ने प्यार से कहा, ग्रेटर देन हम। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जिस पर आधृति ने कहा, ग्रेटर देन, पहले से बेहतर है। अभिमन्यु ने कहा, ग्रेटर देन, ठीक है। अभी स्कूल आने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगा प्रिंसिपल से, तुम घर पर रहकर रेस्ट करो, ओके? आधृति ने भी ओके कहा। जब दोनों के पास कुछ और कहने को नहीं था तो दोनों ने ही एक दूसरे को बाय कह फोन रख दिया। एक बीप के साथ फोन कट चुका था और आधृति एक बार फिर मिरर के सामने खुद को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका चेहरा फिर से वैसा ही सुंदर हो चुका है। आधृति ने याद किया कि करण के साथ पाखी भी एक बार उसे देखने उस आउट हाउस में आई थी और वो भी करण के साथ ही मिली हुई थी, पर क्या ये नात उसकी सटेप मॉम को पता था? पर फिर उसने खुद से कहा, अब मैं हर एक चीज का पता लगा कर रहूंगी कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे बर्बाद करने के लिए इतना सब कुछ किया। उसने याद किया कि जब आधृति 21 साल की थी तब करण ने उसे किडनैप किया था और रोज उसे किसी नए आदमी को बेचता था, जब तक कि उसकी बॉडी डैमेज नहीं हो गई थी। जब तक उसका चेहरा सुंदर था तब तक करण ने उसका फायदा उठाया था और ऐसे ही वो अमीर बन गया था। अभिमन्यु तो पहले ही आधृति को आग से बचाने की कोशिश में मारा जा चुका था, पर आधृति को फिर भी उसने उस आग से बाहर निकल ही दिया था और उसके बाद ही उसे अभिमन्यु के प्यार का एहसास हुआ था।
पर करण ने उसे किडनैप कर लिया था और उसकी सौतेली बहन पाखी ने उसके पापा को उसके खिलाफ भड़काया था, जिस वजह से उन्होंने उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की थी। जब पाखी ने अपने पापा को बताया कि आधृति अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और जब उसके पापा ने आधृति पर गुस्सा किया था और कहा कि अब उनका आधृति से कोई वास्ता नहीं है, तब पाखी ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। जब पाखी ने आधृति को वीडियो दिखाया तो आधृति की रही सही उम्मीद भी टूट गई थी। उसने याद किया कि उसके पिछले जीवन में उसके पापा ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, जबकि वो पाखी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। पाखी को अभिमन्यु पर क्रश था, पर जब उसे पता चला कि अभिमन्यु आधृति से प्यार करता है तो उसने ये प्लान बनाया और करण के साथ मिलकर आधृति की जान ले ली। दूसरी तरफ अभिमन्यु अब भी फोन को ही देखे जा रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि आधृति ने उसे कॉल किया था, पर उसने तो कभी अपना पर्सनल नंबर किसी को भी नहीं दिया, फिर उसके पास ये नंबर कैसे आया? क्या वो उसकी जासूसी कर रही थी? ये सोचते ही अभिमन्यु के फेस पर एक स्माइल आ गई। आधृति ने खुद को ठीक किया और अपना फोन ऑन किया। उसने याद किया कि अपने पिछले जीवन में उसने अब तक करण को हाँ नहीं कहा था, पर वो उसे पसंद करती थी और आज के दिन ही वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हुई थी। उसने जल्दी से अपना फेसबुक आईडी लॉग इन किया और चेक किया तो देखा पहले की तरह ही उसमें करण के कई सारे मैसेज पड़े हुए थे। उसने मैसेज ओपन किया और रीड कर अपना फोन बंद कर दिया। उसने सोच लिया था कि इस बार वो बस अभिमन्यु के लिए आई है, उसे अपने साथ हुए हर धोखे का बदला लेना है, पर उससे भी पहले उसे अभिमन्यु को वो हर खुशी देनी है जो उसकी वजह से छीन गई थी। आधृति से अब इंतजार नहीं हो रहा था, वो जल्द से जल्द अभिमन्यु से मिलना चाहती थी। कुछ देर ये सब सोचने के बाद और आगे का प्लान बनाने के बाद आधृति सो चुकी थी। शाम को ही उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था, इसलिए उसके पापा सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे थे। शाम को जब उसके पापा और सटेप मॉम आए तो मिसेस पायल सिंघानी ने उससे कहा, आदू बेटा तुम ये मत समझना कि तुम्हारी बहन पाखी तुमसे मिलने ना आ सकी, बाकी वो तो घर पर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। पायल सिंघानी राघवेंद्र सिंघानी की दूसरी पत्नी है। उनकी पहली पत्नी अंतरा की डेथ के 1 महीने बाद ही मिस्टर सिंघानी ने पायल रस्तोगी से शादी कर ली थी, पर आज तक कोई भी ये जान नहीं पाया था कि अंतरा की मौत की वजह क्या थी। जब पायल ने मिस्टर सिंघानी से शादी की उसके 7 महीने बाद ही पाखी का जन्म हुआ, जिससे ये नहीं कहा जा सकता था कि पाखी राघवेंद्र जी की बायोलॉजिकल डॉटर है या नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राघवेंद्र जी अंतरा को पहले से ही धोखा दे रहे हो और ये बात अंतरा को पता चल गई हो और यही उनकी मौत की वजह बनी। आधृति ने याद किया कि यही गुण तो पाखी में भी थे, किसी और के प्यार को छीनने का। अब थोड़ा जान लेते हैं आधृति के बारे में। आधृति रेबॉर्न के बाद उम्र 18 साल, रंग इतना गोरा कि चेहरे पर हर वक्त लाली रहती है, छोटी सी गोल नाक, बड़ी बड़ी आंखें जिन पर घनी पलकें, उस पर हल्के गुलाबी छोटे से होंठ, चीन पर एक काला तिल और गालों पर पड़ता छोटा डिंपल जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाता है, काले बाल जो कमर से नीचे तक आते हैं, दुबली पतली सी पर बॉडी शेप बिल्कुल परफेक्ट, कहीं कोई कमी नहीं, और हाइट 5.4। अब जानते हैं अभिमन्यु आर्या के बारे में। रंग साफ बेदाग चेहरा जिस पर हल्की हल्की बियर्ड, 6 फीट की हाइट, मस्कुलर बॉडी के साथ 8 पैकअप्स, एज 28 और आर्या ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ। इनके पिताजी का नाम मुकेश आर्या, जो कि आर्या ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन भी है। इनकी मां कावेरी आर्या जो कि एक फैशन डिजाइनर है। अभिमन्यु की एक छोटी बहन है जो अक्सर बाहर ही रहती है और उन्हें भी अपनी मां की तरह ही एक फेमस डिजाइनर बनना है। अब आगे बढ़ते हैं। आधृति को पाखी का नाम सुनकर ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए कहा, ग्रेटर देन आंटी मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। अपनी बात को इग्नोर होता देख पायल को काफी गुस्सा आया, पर उन्होंने राघवेंद्र के सामने शो नहीं होने दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन। हाँ आदू बेटा आओ हम घर चलते हैं। वो तीनों ही हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गए। राघवेंद्र जी ड्राइव कर रहे थे। आज उन्होंने ड्राइवर को साथ आने से माना कर दिया था और साथ ही पायल जी भी बैठी हुई थी और बैक सीट पर आधृति विंडो से बाहर देख रही थी। बाहर से आती हूँ हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके सिल्की बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, पर आधृति ने उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की, वो तो बस इस हवा को महसूस कर रही थी। आज पूरे 3 सालों बाद उसे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला था। कुछ देर बाद ही सब सिंघानी विला पहुंच चुके थे। ये विला हर किसी के ख्वाबों जैसा था, पर आधृति को हमेशा ही यहाँ घुटन होती थी। उसे हमेशा याद आता था कि उसके अपने पापा उसकी जगह उसकी सौतेली बहन से ज्यादा प्यार करते हैं और इसी वजह से वो हमेशा घर से बाहर ही रहा करती थी और रात को देर से आया करती थी, जिससे उसे किसी को भी देखना ना पड़े और आते ही वो अपने रूम में चली जाती थी। मिस्टर सिंघानी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो या तो अपने बिजनेस में बिजी होते या अपनी दूसरी फैमिली के साथ। धीरे धीरे आधृति को भी इसकी आदत हो गई थी और उसने भी उम्मीद करना छोड़ दिया था और इसी वजह से वो करण के करीब हो गई, क्योंकि करण हमेशा उसका ख्याल रखने की कोशिश करता, उसकी केयर करता। हालांकि वो सब एक झूठ था, पर आधृति को उस वक्त करण ही अपना महसूस होता था, पर अब वो उससे नफरत करती थी। कार मैन गेट से विला के अंदर इंटर हुई। थोड़ी आगे पर ही बीच में एक फाउंटेन था जिससे पानी गिर रहा था। उसके बाद एक लंबे रास्ते को तय करते हुए कार विला के अंदर पहुंची। सब कार में से उतरकर अंदर की ओर चल पड़े। जब आधृति गेट से अंदर आई उसी वक्त पाखी दौड़ते हुए उसके गले लग गई।
आधृति को पाखी से नफरत हो रही थी, पर वो इस वक्त किसी को ये दिखा नहीं सकती थी। पाखी ने आधृति ने अलग होते हुए कहा, दी मैंने आपको कितना मिस किया, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, इसके लिए मैंने उपवास भी रखा। आधृति ने एक टेढ़ी मुस्कान से पाखी को देखा और कहा, ग्रेटर देन, अगर तुमने उपवास रखा तो ये क्या है? ये कह उसने उसके होठों के पास से राइस का एक टुकड़ा निकाला। ये देखते ही पाखी को शर्म आ गई, पर पायल ने बात संभालते हुए कहा, ग्रेटर देन, वो मैंने ही पाखी को कॉल करके बताया था कि तुम्हें होश आ गया है, और मैंने ही इसे कहा था कि ये अब खाना खा ले, क्योंकि इसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था ना। पायल की बात में हाँ मिलाते हुए पाखी ने भी सर हिलाया, जिसे इग्नोर करते हुए आधृति सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और जाते हुए कहा, मैं होने रूम में जा रही हूँ, मेरा डिनर रूम में ही भिजवा दीजिएगा और सबको कहिएगा कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। इसके बाद वो बिना किसी की बात सुने अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही उसने गेट लॉक किया और एक बार फिर रो पड़ी। उसने खुद से ही कहा, ग्रेटर देन, अगर महादेव मुझे दूसरा मौका नहीं देते तो मैं कभी ये जान ही नहीं पाती कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा दुश्मन। अगर मेरे साथ वो सब ना होता तो मैं कभी इन लोगों के असली चेहरे ना देख पाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महादेव, जो आपने मुझे ये मौका दिया। अब मैं अपने साथ हुए हर धोखे का बदला लूंगी और कभी आपको गलत नहीं समझूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप जो भी करते हैं वो सही ही होता है। उसे अब बस अभिमन्यु के पास जाना था, वो बस उसे गले लगा लेना चाहती थी। उसे तो तभी अभिमन्यु से प्यार हो गया था जब अभिमन्यु ने उसे आग से बचाने के लिए खुद को उस आग में झोंक दिया था। आधृति उसे 3 सालों से प्यार कर रही थी, उस नर्क में रहते हुए उसने हर वक्त बस अभिमन्यु को ही याद किया था, और अब वो एक पल भी उसे देखे बिना नहीं रह पा रही थी। आधृति बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़े हो गई, उसके ऊपर गिरता पानी भी ये छुपाने के लिए काफी नहीं था कि वो रो रही है। उसने अपने शरीर को रगड़ना शुरू कर दिया, वो करण के हर टच को निकल कर फेंक देना चाहती थी। उसे याद आ रहा था जब वो आदमी जिसे करण ने आधृति को बेचा था, वो जब आधृति को छूते थे तो आधृति को खुद से कितनी नफरत होती थी, कितनी घिन आती थी उसे खुद से। आज भले उसका पुनर्जन्म हुआ हो, पर इतनी जल्दी वो कुछ भी नहीं भूल सकती थी, खास वो वक्त जो उसने जिया था। उसने अपने नाखूनों से खुद को इतनी चोट पहुंचा ली थी कि उसके शरीर के हर हिस्से से खून बहने लगा था, पर आधृति को इस बात का होश ही नहीं था। वो आज अपनी दिल का गुबार निकल देना चाहती थी। 1 घंटे बाद वो बाथरूम पहनकर बाहर आई और मिरर के सामने खुद से कहा, ग्रेटर देन, मैं वादा करती हूँ खुद से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं जीते जी नर्क के दर्शन करवाऊंगी। वो खुद को देख ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने गेट खोला तो एक सर्वेंट खाने की प्लेट लिए हुए खड़ा था। आधृति ने उसे टेबल पर रखने का इशारा किया, उसका इशारा पाते ही सर्वेंट ने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और सर झुकाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही आधृति ने वापस से गेट लॉक किया और फोन लेकर बेड पर बैठ गई। उसने एक बार फिर फेसबुक ऑन किया तो उसमें और भी सारे करण के मैसेज थे। उसने इस बार उसे ओपन करने की जहमत नहीं की और फोन स्क्रॉल करने लगी। वो अभी न्यूज़ देख ही रही थी, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज। उसने जब मैसेज चेक किया तो ये नंबर अभिमन्यु का था। उसने अब तक उसके नंबर को सेव नहीं किया था, फिर भी वो अभिमन्यु के नंबर को पहचानती थी। उसने मैसेज ओपन किया जिस पर मैसेज आया था, हे सो गई क्या? मैसेज को देख आधृति इतनी खुश हुई कि उसने बिना एक पल गंवाए रिप्लाई किया, नहीं मैं नहीं सोई। दूसरी तरफ से मैसेज आया, अच्छा क्या कर रही हो फिर, और तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? आधृति ने सोचा, चाहे पिछला जन्म हो या आज हो, अभिमन्यु को हमेशा उसकी फिक्र रहती है। उसने जल्दी से रिप्लाई किया, हाँ अब पहले से बहुत बेहतर है, मैं कल स्कूल आऊंगी। आपने खाना खा लिया? अभिमन्यु ने जब ये मैसेज पढ़ा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मैसेज किया, अभी नहीं, क्या तुमने खा लिया? आधृति ने टेबल पर रखी प्लेट को देखा और रिप्लाई किया, नहीं अब तक तो नहीं किया। अभिमन्यु ने कहा, तुम भी खाना खा लो, मैं भी नीचे जा रहा हूँ डिनर करने, मॉम बुला रही है। आधृति ने बस ओके कहा और बेमन से खाना खाने लगी। दूसरी तरफ अभिमन्यु को यह समझ आ चुका था कि आधृति उसे जानबूझकर बता रही थी कि वो कल स्कूल आएगी। कहीं ना कहीं अभिमन्यु को यह एहसास हो चुका था कि आधृति ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और वो उसे कल देखना चाहती है। ये याद कर उसका दिल खुशी से भर गया। वो उस पल में चला गया जब उसने पहली बार आधृति को देखा था और उससे अपने दिल की बात की थी। अभिमन्यु अपनी पुरानी यादों में गोते लगाने लगा जब उसने पहली बार आधृति को देखा था। फ्लैशबैक। 2 साल पहले अभिमन्यु किसी काम से कंपनी जा रहा था। उसे काफी लेट हो गया था, जिस वजह से वो काफी तेज ड्राइव कर रहा था। अभिमन्यु का मूड इस वक्त बहुत ऑफ था। ऊपर से सिग्नल की वजह से उसे और लेट हो रहा था। वो बार बार होनी ब्रांडेड वॉच में टाइम देख रहा था और फिर उससे झललाते हुए उसने अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा। सिग्नल ग्रीन होने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी थे और अभिमन्यु निकलने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ कस लिए थे। हर तरफ की गाड़ियां अब सड़क पर दौड़ने को तैयार थी। तभी अभिमन्यु ने देखा एक लड़की भागते हुए जल्दी में रोड क्रॉस कर रही थी, पर थोड़ी आगे जाने के बाद वो लड़की वापस से पीछे की ओर भागी और अपने पॉकेट से फोन निकलकर उसे देखते हुए धीरे धीरे सड़क पार करने लगी।
पहले तो अभिमन्यु को उस लड़की का ऐसा बर्ताव समझ नहीं आया और साथ ही गुस्सा भी आया, पर जब उसने ध्यान से देखा था तो वो लड़की एक बुजुर्ग की मदद करने के लिए वापस सड़क पर आई थी। क्योंकि वो आदमी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी से रोड क्रॉस कर ले, पर उसका कांपता शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। और वो लड़की उन अंकल की मदद करने के लिए उनके साथ ही धीरे धीरे जाने लगी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आधृति ही थी। आधृति को देख अनजाने में ही अभिमन्यु के होठों पर मुस्कान आ गई। उसके बाद अभिमन्यु का मूड भी बहुत अच्छा हो गया और उसकी मीटिंग भी काफी अच्छी हुई। जब शाम को वो घर वापस आ रहा था तब अनजाने में ही उसे आधृति फिर से दिखा दी। उसने जब उसे देखा तो अपनी कार साइड पर रोक दी और उसे इत्मीनान से देखने लगा। आधृति एक रोते हुए छोटे बच्चे को अपनी अजीब अजीब सी शक्लें बनाकर हंसाने की कोशिश कर रही थी। और फिर जब वो बच्चा रोना बंद कर देता है तो आधृति उसे एक चॉकलेट देकर वहां से उछलते कूदते वहां से चली गई। उसके बाद से ही अभिमन्यु के दिल दिमाग पर आधृति का कब्जा हो गया था। उसे भी नहीं पता चला कि कब उसे आधृति से प्यार हो गया। उसके बाद अभिमन्यु हर रोज उसी रास्ते और उसी वक्त कंपनी के लिए निकलता जब आधृति अपनी स्कूल के लिए निकलती थी। जब उसने आधृति की यूनिफॉर्म देखी उसी वक्त उसने आधृति के स्कूल पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। और किसी ना किसी बहाने से वो आधृति के स्कूल जाने लगा। और फिर एक दिन जब उसने आधृति को किसी के हाथ से गुलाब लेते हुए देखा तो उसने बिना देर किए ही आधृति से अपने दिल की बात कह दी। हालांकि आधृति उस लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही थी, पर अभिमन्यु ये देख डर गया था कि कहीं आधृति किसी और से प्यार ना करने लगे। पर आधृति ने उस लड़के के साथ साथ अभिमन्यु के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया था। पर अभिमन्यु ने कभी हार नहीं मानी, पर वो अब आधृति पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता था। पर सेक्रेटली उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रखता था और उसे ये भी पता था कि आधृति शायद करण को पसंद करने लगी है, पर वो कंफर्म नहीं था। हालांकि उसे करण हमेशा से ही गलत लगता था, पर वो आधृति को ये बता नहीं सकता था और फिर उसे खुद भी तो नहीं पता था कि आधृति सच में करण को पसंद करती भी है या नहीं। बस एक शक की वजह से वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे आधृति के मन में उसकी कोई गलत इमेज बने। अभिमन्यु ये भी जानता था कि दोनों में 10 साल का एज गैप है, पर उसे अपने प्यार पर पूरा यकीन था कि वो आधृति के हर नखरे उठा लेगा। फ्लैशबैक एंड। अभिमन्यु ये सब याद करते हुए बालकनी में खड़े हो गया जहां ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इधर आधृति ने अभिमन्यु के कहने के बाद खाना खाना शुरू किया। उसे याद था कि अपनी पिछले जीवन में उसने दालें बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देती थी, जिसकी वजह से अक्सर वो बीमार रहा करती थी। साथ ही उसमें विटामिन और प्रोटीन की भारी कमी भी हो गई थी। और जब वो कॉलेज में गई तो उसकी ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे थे। उसकी वीकनेस की वजह से ही जब करण ने उसे किडनैप किया तो वो ज्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाए और बेहोश हो गई, जिसका फायदा करण को हुआ और उसने आसानी से आधृति को किडनैप कर लिया। जब करण उसे बेचता था तब भी आधृति खुद को बचा नहीं पाती थी और इसी तरह वो और ज्यादा कमजोर होती गई। ये सब याद कर आधृति ने स्पून से दाल को खाना शुरू किया। अब वो कमजोर नहीं रहेगी। उसने जो भी गलतियां पहले की उनमें से अब वो एक भी गलती नहीं दोहराएगी। अपना डिनर खत्म कर आधृति ने अपने रूम को देखा। उसने देखा कि उसकी बुक स्टडी टेबल पर रखी हुई थी। उसे याद आया कि इस वक्त तो वो स्कूल में है और 2 वीक्स बाद उसके फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए उसने अब पढ़ाई करने के बारे में सोचा। आधृति पहले से ही पढ़ाई में अच्छी थी और पुनर्जन्म के बाद उसकी मेमोरी और भी अच्छी हो गई थी। उसे जिसे आसानी से याद हो जाया करती और समझ आ जाया करती थी। इसलिए उसने खुश होकर पढ़ाई करना शुरू किया। स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय दिल दिल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स गाइज।